हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। इससे पहले जितना भी हम वीडियो डाल चुके हैं वो सारा कुछ काम मैथ्स के फॉर्मेट में अगर हम डाले हैं तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 डाले हैं। इसके बाद भी और हम तुम लोग को डिटेल डिस्क्रिप्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समझा देंगे। आज हम तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सा इजी फॉर्मेट समझा देते हैं ताकि तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री आसान सा लगने लगे। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, इतना दिन से हम बच्चे लोग को इंटरेक्ट कर रहे हैं, इतना दिन से तो आज तक सबसे ज्यादा पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है सबसे ज्यादा टफ लगता है सारा बच्चा लोग। तो ये टफ लगता क्यों? क्योंकि वो उतना अच्छा से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया ट्रिग्नोमेट्री। और अगर हम बोल दें कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा सब क्लासेस है जिसमें बहुत इजी है समझना, और ट्रिग्नोमेट्री से इजी और कोई भी नहीं है, तो ये बात तो तुम लोग को बचेगा नहीं। क्योंकि सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आज तक तुम लोग यही चीज समझे हो कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा टफ है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा बात बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी है। तो आज हम तुम लोग को वो चीज से रूबरू करा देते हैं ताकि तुम लोग को भी ट्रिग्नोमेट्री इजी लगने लगे। तो ट्रिग्नोमेट्री अब कौन से क्लास में कहाँ से चालू हुआ, ये चीज को भी पहले समझ लेना होगा। क्योंकि 6, 7, 8, 9 तक में तो 6, 7, 8 तक में तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री नाम ही नहीं सुने, लेकिन इसके आगे में जब हम आए हैं तब पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री नाम का भी कोई चैप्टर होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो क्लास 10 में 6 में होता है और क्लास 9 से ही ICSE बोर्ड में चालू हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का लेवल यहाँ पर चालू हो गया है क्लास 9 से ICSE में 9, 10। उसके आगे में जो भी साइंस फॉर्मेट में पढ़ाई होता है वो सारा कुछ में ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो इसका इम्पोर्टेंट यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर तुम साइंस लोगे ट्रिग्नोमेट्री को लेना इम्पोर्टेंट है, मतलब समझना इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हम इससे पहले भी सारा वीडियो में एक ही चीज तुम लोग को समझाएं, जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा दुनिया में कुछ भी चीज को तुम तो समझने की जानकारी नहीं हो पाएगा। तो बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम्हारे पास में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने का इजी फॉर्मेट हो जाता है। तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री को हम क्लास 10 में CBSE में पढ़ते हैं और क्लास 9 में हम ICSE में पढ़ना चालू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, क्या जरूरत पड़ गया ट्रिग्नोमेट्री का, ये सारा कुछ का ओरिजिन कैसे स्टार्ट हुआ, वो सारा कुछ समझते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा ऊपर में लिखा हुआ, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिए ट्रिगो। ट्रिग्नोमेट्री को हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिगो बोलते हैं। तो ये ट्रिगो होता क्या है, कैसे काम करता है, किसके साथ काम करता है। तो इससे पहले जब हम समझे थे तो यहाँ हम लिखे हैं ट्रिगो का स्टार्ट कैपिटल वर्ड दिखाया है टी स्टैंड फॉर मैथ की। अगर हम बात करते हैं तो टी कौन सा चीज में स्टार्ट होता है, तो टी स्टार्ट होता है ट्राइंगल में। तो हम ट्राइंगल का ही फॉर्मेट समझते हैं। तो इससे पहले अगर हम ट्राइंगल में जानते हैं तो ट्राइंगल में तुम्हारा 3 टाइप का ट्राइंगल होता है। अगर हम एक एंगल के बारे में बात करें, साइड के बारे में बात करें तो अलग अलग है। तो अगर हम सिर्फ तुमको साइड के हिसाब से बात करें तो साइड के हिसाब से 3 ट्राइंगल होता है। एक होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक होता है स्केलर ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स आर इक्वल, और इसमें स्केलर नो साइड्स आर इक्वल। ये साइड के अकॉर्डिंग में बात हुआ। अब अगर हम एंगल के हिसाब से बात करें तो भी आता है तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये सारा कुछ आता है तुम्हारे इसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल भी आता है। रीजन क्या है समझने के लिए, बहुत इजी। तो अगर हम सब एंगल का बात करते हैं तो उसमें एक और एंगल आता है जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ये सब जो है ना, ये एकदम बहुत इंग्लिश में है तो तुम लोग को समझ में भी आ रहा है। अगर हम हिंदी में इसका बात करें ना तो तुम लोग को लगेगा किसी राक्षस के बारे में बात हो रहा है। क्योंकि जब हम भी हिंदी फॉर्मेट जब हम क्लास में थे ना तो हमको भी हिंदी जब समझ में आया था तो हमको लगा कि राक्षस का नाम है, समबाहु, विसंधि बाहु, ये सब नाम है ये सब का। तो ये सब लग रहा है राक्षस। पुराना जमाना में जो भैंसासुर ये सब जो होता था ना राक्षस, वो लोग के टाइम का नाम याद आ रहा, समबाहु, विसंधि बाहु, ये सारा कुछ। तो इसको एकदम हम इंग्लिश पैटर्न में लिख दिए हैं कि ताकि तुम लोग को समझ में आसान से आ सके। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस 2 साइड्स आर इक्वल, स्केलर
ट्रेस ऐसा देखो, जब हम ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसमें हम तुमको ये सारा कुछ का हम फॉर्मेट समझा देंगे। अभी हम फिलहाल तुमको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट हम समझाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है और कैसे काम करता है, और यही सब चीज से सारा कुछ निकला है, ठीक है। ट्रायंगल, तो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल को हम वहां पर शिफ्ट कर देते हैं ताकि तुम लोग को समझने में आसानी पड़े। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल। पहला चीज हम इससे पहले तुम लोग सारा कुछ समझ चुके हो कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री। इसका मतलब अगर हम एक ट्रायंगल के बारे में बात करें तो एक ट्रायंगल में तुम्हारा 3 एंगल होता है, वो तीनों एंगल जो रहता है वो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। इतना तक तो बचपन से ही क्लियर है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर 180 डिग्री। अगर हम सब एंगल को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 180 के बराबर होता है। दूसरा चीज, ट्रायंगल जो होता है वो 3 साइड का बना रहता है, तीनों साइड जो रहता है वो क्लोज्ड फिगर रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज्ड फिगर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज्ड फिगर के लिए 3 ही साइड होना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे कि 2 साइड को हम मिला देते हैं तो ये क्लोज्ड फिगर बनेगा, नहीं बन पाएगा। तो 3 साइड इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज ये को लीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेट हम यहाँ दिखा दिए हैं, फिगर बना दिए हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर हम यहाँ लिख देते हैं एंगल ए बी और सी, तो अगर हम बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन यहाँ जो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री के बराबर। इसका मतलब एंगल बी का वैल्यू कितना होगा, मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का भी वैल्यू मेरा 90 डिग्री होगा, आराम से होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये 180 से माइनस होगा, 180 माइनस 90 इक्वल टू 90। तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए का वैल्यू अगर हम बात करें तो 1 से लेके 89 तक में आएगा, क्योंकि 0 डिग्री कैन नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अगर हम एंगल सी का बात करें तो वो भी 89 से लेके 1 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी जो है वो परफेक्ट 90 डिग्री है, और एंगल ए और एंगल सी जो है वो तुम्हारा 90 डिग्री के से कम है। मतलब दोनों को मिलाएंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो ये जब हम राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो इससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे, तो इसमें एक तो साइंटिस्ट आए थे, मतलब मैथ्स के आए थे, वो डिटेल बताए थे जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था कि जो एंगल के सामने वाला जो रहता है, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री रहता है, जो एंगल रहता है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड रहता है वो लॉन्गेस्ट साइड रहेगा। तो इसमें AC जो रहेगा वो लॉन्गेस्ट साइड रहेगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम बात करें तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर का मतलब हो गया ये हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसको अगर हम 2 और फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां तक क्लियर है। ये सारा कुछ समझने के बाद अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, क्योंकि ये सारा कुछ ट्रिग्नोमेट्री को समझने का जरिया था। ये कुछ नहीं समझ में आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री हमको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। ये सारा कुछ को ट्रिग्नोमेट्री का समझने का जरिया है। तो ये सारा कुछ हम समझ गए, उम्मीद है तुम लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके आगे हम समझाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैं तुम लोग को क्लियर हुआ होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री काम करता है, इसके अलावा और कोई चीज में ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं करता। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल बनाना होगा जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें ही मेरा ट्रिग्नोमेट्री काम करेगा। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें हम 90 डिग्री बना दिए, इसको हम ए बोल देंगे,
इसको हम डी बोल दिए, इसमें सी बोल दिए। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को दिक्कत क्रिएट कराता है, डिफिकल्टी लगता है, टफ थोड़ा सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कुछ ऐसा वजह है उसका। तो ये सारा वजह को अगर हम जज कर लें, समझ लें, तो मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मेरे को प्रॉब्लम है कोई चीज, अब हमको पता ही नहीं है कि क्या चीज से प्रॉब्लम है, तो उसका हम शॉर्ट नहीं कर पाएंगे ना प्रॉब्लम को। तो अगर जिस दिन मेरे को प्रॉब्लम पता चल गया कि अरे ये जो दोस्त है ना ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो दोस्त से हम दूरी बना लेंगे, तो मेरा प्रॉब्लम भी मेरे से दूर हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो भी चीज सबसे हार्ड टॉपिक लगता है, जो भी चीज सबसे हार्ड लग रहा है कि ये वाला चीज ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट दे रहा है, तो वो वाली चीज को अगर हम समझ लें तो मेरा टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ पर भी वही चीज, तो हमको आज तक समझ ही नहीं आया कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा चीज दिक्कत क्या दे रहा है। तो एकदम वो चीज को समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, यहां तक तो हम बता दिए कि जो भी एंगल सबसे ग्रेटर है, तो एंगल बी इज ग्रेटर, तो ग्रेटर हो गया तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। जब ये हाइपोटेनस हो गया तो मान लो हम यहाँ पर हम बी लिखें, यहाँ पर हम थीटा लिख दिए और यहाँ पर हम फाई लिख दिए, ठीक है। तो एंगल बी 90 डिग्री लिख सकते हैं, लिखेंगे, लिख सकते क्या, लिखेंगे, ठीक है। एंगल सी को अगर हम लिखेंगे तो ये फाई लिखेंगे, एंगल ए को लिखेंगे तो वो थीटा लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि जो है वही लिखे हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कहे हैं। अब तुम बोलेगा सर एक्स्ट्रा आप कर दिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो लिखा वो हम वही चीज लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल फाई प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर सिर्फ ये 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ टर्म्स होता है जिसको हमको समझना पड़ेगा। तो क्या क्या टर्म्स होता है? तो वो होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। कितना है? 1 2 3 4 5 6। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इतना याद करना दिक्कत बहुत है, ठीक है ना। इतना को अगर हम याद करेंगे तो दिक्कत बहुत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि हमको बहुत याद करना पड़ रहा है। अब इसमें हम बोलेंगे कि ये सब चीज का फॉर्मूला होता है, तो जब हम साइन बोल दिए, यहाँ तक तुम लोग को बोले साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इतना याद करना। हमको याद है, हम एक बार में बोल रहे, तुमको याद नहीं है, तुम 10 बार में भी नहीं बोल पाओगे। साइन के बाद बोलोगे कॉट, कॉट के बाद बोल दोगे कोसेक। क्यों? क्योंकि तुमको याद नहीं। तुमको याद होने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा ना। तो ये वाला चीज जब तुमसे नहीं हो रहा तो इसका एंगल क्या याद करोगे, इसका फॉर्मूला क्या याद करोगे। ये सारा कुछ को अगर हम बोल दें कि एक ऐसा स्टेप है जिससे तुमको आराम से याद हो जाए, तुम बोलेगा वाह सर बहुत इजी है, इजी है ना। तो ये सारा कुछ को हमको समझना पड़ेगा। ये सारा कुछ को समझने से के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम बताए थे तुमको, इसको हम कहते हैं H, इसको हम कहेंगे P, इसको हम कहेंगे B। लेकिन याद रख लेना, यहाँ हम लिखे हैं लेकिन हम बोले हैं, लेकिन वाला बात याद रख लेना, क्योंकि हम थोड़ा देर के बाद में चेंजेस करने वाले हैं। क्यों चेंजेस करने वाले हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेंजेस करने वाले हैं। इस वजह से तुम लोग को हम वर्ड लिखे हैं तो लेकिन हम लिख दिए, ठीक है ना, कि ताकि तुम लोग कल को ये नहीं बोलो सर आप यही चीज बोले फिर आप पलटी मार रहे हैं। हम कुछ पलटी नहीं मार रहे हैं, इसीलिए हम पहले लेकिन लिख दिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? अगर हम इसके साथ में हम दो फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक होता है साइन के साथ में हम थीटा के साथ लिख सकते हैं, और इसमें हम लिख देंगे यही चीज को हम साइन फाई के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो ये दो फॉर्मेट से बनेगा। तो अब दिक्कत क्या है, उसको कैसे मैनेज करना है। एकदम इजी सा स्टेप। देखो कभी भी ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल में एच चेंजेस नहीं होगा। क्या चेंजेस नहीं होगा? एच चेंजेस नहीं होगा। दूसरा चीज, जो भी एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हम ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं
फाई के बारे में, तो फाई के जस्ट सामने वाला जो होगा, ठीक है, जो भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, सी के बारे में, मतलब सी के का हो गया फाई, तो फाई के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो फाई जो हो गया, फाई के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन याद रख लेना, जो भी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उस एंगल के जस्ट सामने वाला जो होगा साइड, अपोजिट एंगल का अपोजिट साइड जो रहेगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब जब परपेंडिकुलर मेरा क्लियर हो गया, हाइपोटेनस मेरा क्लियर हो गया, तो बेस मेरा क्लियर हो गया। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो साइन फाई के बारे में बात करें तो ये हो गया P, ठीक है, और ये हो गया B, और ये हो गया H। तो ये फाई के फॉर्मूले हम बताए हैं, तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं तुम लोग को कि हम फाई के अकॉर्डिंग बनाए। यही चीज अगर हम सेम बनाए, अब हम थीटा के बारे में बात करें तो थीटा के ऑपोजिट क्या है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हमको समझना जरूरत है। फाई के अकॉर्डिंग में बात की है तो फाई के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाए, जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं वो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है। फिर वो तुम्हारा H तो पहले से पता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है वो H होता है। अब लॉन्गेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि उसका एंगल का ऑपोजिट एंगल सबसे ज्यादा है, इस वजह से लॉन्गेस्ट हो गया। साइड ऑपोजिट टू एंगल सारी को वो अलग बात है। यहाँ पर सबसे ज्यादा है एंगल बी का, क्यों, क्योंकि 1 प्लस ए प्लस सी अगर हम काउंट करेंगे तब 90 आएगा, 90 आएगा, लेकिन ऑलरेडी मेरा बी सबसे ज्यादा है, 90 है। तो मान लो अगर हम ए और बी को भी अगर हम 89 ही काउंट करें, फिर भी पी तो 90 हुआ, बी 90 हो गया ना। तो जब ये 90 हुआ तो इसका मतलब ये सबसे लॉन्गेस्ट हुआ। तो लॉन्गेस्ट एंगल सबसे ज्यादा एंगल के जस्ट सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड हो गया, तो वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। तो ये वाला इसकी जगह पे ये परपेंडिकुलर हो गया, और जब ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस है तो ये भी हो गया। इस तरह यहाँ पर है, अगर हम ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया। ये चीज के बारे में बात करें बी के बारे में तो ये हो गया और बेस हो गया, और ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा के लिए अब यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख लेते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम हम तुम लोग को बता चुके हैं, h² = p² + b²। तो मान लो ये तुम्हारा 26 है, ये तुम्हारा 24 है। अब हमको वैल्यू निकाल लेना, तो इससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, तो वहां पर हमसे वैल्यू निकालते हैं। h² = p² + b²। h² का वैल्यू हो गया 26 का होल स्क्वायर, p² का वैल्यू हो गया 24 का होल स्क्वायर, प्लस b² का वैल्यू हो गया b²। तो अगर हम b² का फॉर्मूला से निकालते हैं, क्योंकि हम पलटी मार के फॉर्मूला निकाले थे, तुम लोगों को दिखाए थे, तो 26 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, तो 26 का होल स्क्वायर 676, 24 का स्क्वायर 576, तो आ गया 100। तो b का वैल्यू आ गया मेरा 10। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू यहाँ पर 10 लिख देंगे। ये क्लास 8 में ICSE पैटर्न में दिया हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसकी दूसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर आया हुआ है क्यूब एंड क्यूब रूट। तो स्क्वायर कम से कम आज के डेट में क्लास 7 का जो बच्चा है, ICSE हो या CBSE हो, कम से कम उसको 30 तक का स्क्वायर याद हो जाना चाहिए, और क्यूब का अगर हम बात करें तो कम से कम 15 तक का याद हो जाना चाहिए। अब वो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ कि तुमको याद करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम याद क्यों बोल रहे हैं करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अभी मेरे को याद था तो हम कैलकुलेशन करके इजी लिख दिए, यही चीज तुमको याद नहीं रहेगा तो तुम इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर निकालोगे, और टाइम वेस्टेज होगा। और याद रखना, हमेशा एग्जाम जो होता है वो तुम्हारा टाइम का टेस्ट लेता है, तुम्हारा एबिलिटी का कोई टेस्ट नहीं लेता। एबिलिटी मेरे पास बहुत है, लेकिन अगर हम टाइम के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाए तो मेरा एबिलिटी 0। तो इस वजह से याद रखना, एग्जाम जो होता है तुम्हारा टाइमिंग का टेस्ट होता है कि तुम 30 मिनट या 1 घंटा या 3 घंटा में कितना तक बना सकते, वही चीज यहाँ पर। तो इस वजह से अगर याद कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, नहीं याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होगा, एग्जाम में तुम्हारे नंबर लॉस होगा। तो हम चाहते हैं अगर तुम लोग याद कर लो तो तुम लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 10 आ गया। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लिख लो। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, कॉस थीटा का होता है b/h, tan थीटा का होता है p/b। इतना याद कर लो, इसके बाद याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना याद करना था, हम इसमें से इतना कम कर दिए, ठीक है, इतना कम कर दिए। चलो एक और चीज हम तुमको कम कर देते हैं तुम लोग के लिए, ये भी हम कम कर दिए। 2 तो याद कर सकते हो अपने से, साइन थीटा इक्वल टू
बी पी बाई एच कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। अब बाकी तो बोलेगा बाकी सब हम कैसे भरेंगे, तो बाकी सब भरने के लिए भी जुगाड़ होगा, और इंडिया ज़्यादातर जुगाड़ में चलता है। तो साइन थीटा एक फार्मूला होगा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, है फार्मूला। तो अब हम पुट कर देते हैं पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच, काट देंगे तो पी बाई बी आ जाएगा। आ गया। कॉसिक जो होता है इसके लिए भी एक फार्मूला, 1 बाई कॉसिक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसका ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब एच बाई पी। इसी तरह होगा तुम्हारा 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा बी बाई पी, ठीक है, सॉरी बी बाई एच, ठीक है। कॉट थीटा टेन थीटा का ऑपोजिट होगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला में अगर हम बात करें तो ऐसे आता है, और इसमें बात करें तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा आता है। ये भी हम लिख देते हैं। ठीक, ये सारा कुछ फॉर्मूला यहाँ पर तुम लोग को लिख दिए। तो कॉट थीटा हो जाएगा मेरा बी बाई पी। तो इस कंडीशन में हम सारा का फॉर्मूला लिख तो दिए, वैल्यू भी हम निकाल देते हैं। तो थीटा यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पी हो गया है। तो पी का वैल्यू आया था 10, ये आया था 24, ये आया था 26। तो अगर हम पी के अकॉर्डिंग में बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, मतलब 10/26, ये हो जाएगा 24/26, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा पी बाई बी, पी हो गया 10, क्योंकि ये एंगल के बारे में थीटा के बारे में बात हो रहा है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है 10/24, ये हो जाएगा 26/10, ये हो जाएगा 26/24, ये हो जाएगा 24/10। यहाँ तक थीटा के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। अब फाई के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। तो फाई के अकॉर्डिंग में यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो फाई के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो 24/26 हो जाएगा, 24/26, इसमें हो जाएगा 10/26, ये हो गया पी हो गया और ये बी हो गया, तो पी बाई बी, ये हो गया, ये 26/24, ये 26/10, और ये हो जाएगा 10/24। एकदम इजी पैटर्न समझ में आ गया। कोई ऐसा चीज़ है, बस याद रखना जो भी एंगल के बारे में बात हो रहा है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है, जब हाइपोटेनस चेंज नहीं हुआ परपेंडिकुलर पता चल गया तो बेस निकलना आसान है। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का पैटर्न। ये अब यही चीज़ के बारे में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, यही फार्मूला थोड़ा सा है। ये फार्मूला को समझ गया मेरा पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, उसका उल्टा करते जाओ, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, हो गया काम खत्म। इसको उल्टा कर दिया, मेरा फॉर्मूला हो गया। जो एंगल को हमको समझना है वो एंगल का फॉर्मेट हम देख लिए, फाई के बारे में बात किया है, या फिर एंगल कभी कभी फाई ना बोल के यहाँ पर कुछ नहीं लिखता है, यहाँ पर सिर्फ सी लिख देगा, एंगल सी का पैटर्न निकालना, या कभी कभी बोल देगा कि एंगल इसके ए के पैटर्न में निकालना, तो थीटा के जगह पर हम ए बोल देंगे, सी के फाई के जगह पर हम सी बोल देंगे। एकदम क्लियर है। कुछ कुछ फार्मूला के हिसाब से मैथ दिया रहेगा, जैसे मैथ दे दिया तुम्हारा कुछ नया, तो करना कुछ नहीं है, बोल देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, इज इक्वल टू मान लो दे दिया है टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना, अगर हो गया तो प्रूफ कर दो, नहीं हुआ तो मत प्रूफ करो। इसमें वैल्यू दे दिया, पी का वैल्यू दे दिया होगा तुम्हारा 6, इसका वैल्यू दे दिया है, एच का वैल्यू दे दिया 10, बी का वैल्यू निकालना, तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू निकाल देंगे, तो इसका वैल्यू 8 आ जाएगा। जब ये 8 का ये आ गया 8 का वैल्यू, अब हम क्या चीज़ के बारे में बात किया है, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा के बारे में बात किया है, तो वहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया होगा, यहाँ पर ऐसे फॉर्मेट में थीटा कौन सा बताया है, मान लो ये थीटा बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाला ये पी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सॉरी ये बी हो जाएगा,
इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाए, क्लियर हो गया। एकदम इजी है। ये पहला एक्सरसाइज है, इसको हम क्लियर कर लेंगे। तो ये सारा कुछ पहला एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो। कोई दिक्कत होगा, कुछ भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ताकि हम तुम लोग को और आगे बता सकें। एकदम इजी पैटर्न है। इसके बाद ये आ गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मेट में है चैप्टर। इसके बाद आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल के बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, फिर हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारा कुछ है। तो जब तक ये रेशियो नहीं समझ में आया तब तक तुमको कुछ नहीं समझ में आया। तो ये रेशियो का पैटर्न एकदम हम इजी तरीके से, आई होप हम तुम लोग को बहुत इजी तरीके से समझा सके हैं। ये रेशियो समझ में आ गया, इसके बाद हम एंगल का फॉर्मेट तुम लोग को समझा देंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट टॉपिक हम बता देंगे। तब तक के लिए बाय।